We will here to discuss about the motion in a straight line, right? So I hope that every child of +1 class will learn everything what I'm going to explain. आपको विश्वास रखना है कि आपको जो हर चीज़ यहाँ बताई जाएगी आपको हर हाल में आएगी और ये चीज़ें पढ़ना बहुत आसान होती है। तो सबसे पहले हम आपके साथ साधारण साधारण आज बात करते हैं कि आपने जनरली क्या चीज़ें देखी हैं। देखिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पहले मोशन की बात हम करेंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो आज हम जस्ट मोशन से शुरू करते हैं। मोशन के बारे में आपने कुछ 9th क्लास में पढ़ा होगा। चलो वो आपकी कहानी अपनी हो सकती है, हम यहाँ से बताना शुरू करते हैं। तो अ, अब सुनिए कि जब आप चलते हैं, मोशन कब-कब आप देखते हैं? जब आप वॉक करते हैं, राइट? आप रन करते हैं, ओके? या आप राइड करते हैं, राइड ए बाइसाइकिल, CYCLE। सो आप बाइसाइकिल चलाते हैं या आप स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप। ये देखिए बड़ी मज़ेदार बातें आप यहाँ सीखेंगे। ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है? आपके पास एयर goes to goes to lungs, okay? Blood flows, okay? Flows through arteries and veins. These are another examples. And then और आप क्या देखते हैं? मोशन ऑफ कार, वो देखते हैं आप, बस, ट्रेन, एट्सेट्रा। सड़क पर चलती हुई चीज़ों को आप देखते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि अर्थ के ऊपर चलते हैं। अब आप अर्थ मूव करती है, रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ओके? अर्थ अपने एक्सिस के किनारे घूमती है। ये देखिए इस तरीके से हम बना देते हैं कि जो अर्थ है, ये अर्थ है, ओके? अर्थ ये कैसे घूमती है? ये अपने एक्सिस के किनारे ऐसे घूमती है। इट रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वन थिंग। And second thing, Earth revolve around the Sun in an elliptical path, right? With Sun at one foci. Okay, so this is Sun and Earth. This is Earth. Okay, so these are all the example of motion. इसमें अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के किनारे भी घूमती है और सन के किनारे भी घूमती है. These are all the examples of the motion you have seen all around you. आप अपने किनारे ये सब मोशंस आपने देखे होंगे और इन्हीं के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो यदि हम अब मोशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें, आपसे कोई पूछे कि आप मोशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ मोशन में है? तो इसको अपने सबसे पहले साधारण भाषा में, अपने गाँव की भाषा में समझने की कोशिश करनी है। बाकी अंग्रेजी में बाद में आ जाएगा कि देखिए, आपने ये बताना है कि ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन। एक किसी चीज़ को हम मोशन में कहेंगे इफ़ इट चेंज, इफ़ इट change its position, okay, with respect to surrounding. यदि वो अपने आस पड़ोस की चीज़ों के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को बदल देती है तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है. जैसे उदाहरण के लिए कि आप क्लास में बैठे हैं और एक बच्चा मूव कर रहा है तो आप अपनी जगह फिक्स हैं, वो आपके कंपैरिजन में अपनी जगह को बदल रहा है तो उसका मोशन में कहेंगे. आप दुकान में बैठे हैं, आपके सामने बस क्रॉस करके जा रही है तो आप और दुकान वही है तो बस अपनी जगह बदल रही है तो हमें कहेंगे कि वो मोशन में है. तो ऐसे आपने एक डेफिनेशन याद कर लेना है कि एक बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन में उसको तब कहा जाएगा यदि वो अपने आस पड़ोस की चीज़ों के कंपैरिजन में अपनी जगह को बदलती है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात है तो इसके साथ साथ में हम एक और बात कर लेते हैं. तो एक बॉडी को रेस्ट में कब कहा जाता है?
तो एक सारा सेंटेंस वैसा ही रहेगा, बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट। यहाँ आप कह सकते हैं बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट, यहाँ आ जाएगा डू नॉट चेंज। इफ इट डू नॉट चेंज, यदि वो अपनी पोजीशन सराउंडिंग के कंपैरिजन में नहीं बदलती है तो उसको हम रेस्ट में कहेंगे। ओके, इसके बाद हम इसको एक नए तरीके से भी डिफाइन करेंगे, तो वो बात की बात है। अच्छा बच्चों, अब देखिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक बॉडी है, वो जैसे मैं कोई पॉइंट ए ले लेता हूँ, है ना, ग्राउंड में आप बैठे हुए हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो कोई पॉइंट ये है, इस कोई पॉइंट बी है, ठीक है। अच्छा, एक कोई बॉडी है, जैसे कोई एक बच्चा बना देते हैं हम, ऐसे करके है, वो यहाँ से चलता है और यहाँ पहुँच जाता है, राइट। सो उसके जाने के कई तरीके हो सकते हैं, वो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, वो ऐसे भी जा सकता है, उसकी इच्छा है जैसे भी जाए। पर यदि हम उसका यही रास्ता कंसिडर करें कि जब एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, एक सीधी रेखा में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। देखिए, आप इसको यहाँ पढ़िए, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। विल से इट इज ए लीनियर मोशन। इसको लीनियर को जरा ध्यान से देखिए, इसके बीच में एक वर्ड छुपा हुआ है, लाइन, राइट। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब एक बॉडी बिल्कुल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल एक सीधी लाइन में जाती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, या रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। सो आपसे ये डेफिनेशन पूछा जाएगा कि डिफाइन रेक्टिलीनियर मोशन, का सवाल ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन रेक्टिलीनियर मोशन, डिफाइन रेक्टिलीनियर मोशन। ओके, तो उसका एक सिंपल आंसर आप दे सकते हैं कि ए बॉडी इज सेट टू एग्जीक्यूट रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, अगले पेज पर अब हम चलते हैं। हम एक नया पेज इसमें ऐड करते हैं और उसके ऊपर हम फिर बात करते हैं कि जो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर, हमारा जो फैक्टर होगा जो आपको समझना है कि आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगला जो बात हमने समझनी है, आइडिया ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, आइडिया ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा, इसमें जो ऑब्जेक्ट किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, वो गाड़ी हो सकती है, मकान हो सकता है, आप हो सकते हैं, पत्थर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, तो इसलिए हम एक नाम नहीं किसी चीज़ का लिखेंगे, उसको ऑब्जेक्ट या बॉडी हम कह देंगे। तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहते हैं, ये आपको समझना है। इसमें आपको सिर्फ अपनी भाषा में समझना है, अपनी भाषा में बच्चा बहुत अच्छा समझता है, ये मेरा मानना है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कब बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ एक बिंदु की तरह लगनी चाहिए। अब आप एक को हैरत होगी, आप कहेंगे कि सर एक और तो आप कह रहे हैं कि गाड़ी हो सकती है, मकान हो सकता है, कार हो सकती है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसको हम पॉइंट कैसे बोल सकते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल, जब एक बॉडी के जो डायमेंशंस होते हैं, जब एक बॉडी के लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो उसके द्वारा डिस्टेंस कवर किए से बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल के आप एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये एक कार है। अब ये कार है, इसका कोई लेंथ जो है वो 4 मीटर है, इसका जो विड्थ है वो 2 मीटर है, इसका जो हाइट है वो 3 मीटर है। ओके, परंतु ये चलती है 1000 किलोमीटर दूर। आप जरा गौर करिए कि एक इस डायमेंशन, मीटरों के डायमेंशन वाली कार यदि 1000 किलोमीटर दूर चलेगी तो उसका डिस्टेंस जो है उसके साइज के कंपैरिजन से बहुत बड़ा है। इस स्टेज के ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, अब एक बिल्डिंग है, आप एक बिल्डिंग को बहुत दूर से यदि ऑब्जर्वर देखता है सो इट कंसिडर टू बी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, एन ऑब्जेक्ट, an object is said to be a point object। an object, ऐसे लिख देते हैं, an object is said to be a point object, okay, if its dimension
डायमेंशन क्या चीज़ होती है? उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इफ इट्स डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल, are very small, uh, then the distance covered by it, then the distance covered by it, covered by it in a reasonable time, एक रीजनेबल टाइम में जो आप खुद डिसाइड करते हैं, उसमें जब एक बॉडी मूव करती है तो उसका जो डिस्टेंस जितना वो दूरी जितनी वो तय कर लेती है, उसके कंपैरिजन में उसका जो अपना साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाए, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। ओके, आगे आपको जो नई चीज़ सीखनी है वो सीखनी है काइनेमैटिक्स क्या होती है। इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें पेन मेरा स्लिप करता रहता है, तो इसके लिए मुझे खेद है, पर शायद आपको ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी। काइनेमैटिक्स ऐसा होता है बेटा कि ये देखिए, आप एक पॉइंट ए ले लीजिए, ओके, और एक पॉइंट बी ले लीजिए। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से, मैं कोई एक यहाँ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेता हूँ ऐसे करके, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुँचा देते हैं, ओके, राइट। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँचा, ओके, उसका हमने कोई वर्णन नहीं किया। मतलब वो उसका कॉज ऑफ मोशन क्या है, कॉज ऑफ मोशन, आपने कितना फोर्स लगाया, वो किस डायरेक्शन में गया, स्ट्रेट लाइन में पाथ में गया या कर्व पाथ में गया, ओके, कितने टाइम में गया, इसकी हमें कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं। कॉज ऑफ मोशन, अप्लाइड फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। सो जब हम फोर्स की बात नहीं करते तो उसका हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। पर दूसरा इसका जो पार्ट है वो है डायनामिक्स। सो इट इज़ द डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या होता है, सब घटना ऐसे ही घटेगी, ये सेम आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, इट इज़ इनिशियली एट पॉइंट ए, वो पहले ए पॉइंट पर है और उसके कुछ समय के बाद वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, ओके, इट विल रीच टू पॉइंट बी, बट हियर इन दिस केस द cause of motion will be taken into account. In this case, cause of motion, that is force, is taken into account. Cause of motion, जो फोर्स हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हो सकता है, इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट। सो आपको पता चल गया कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है। दोनों में पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जाते हैं। फिर इसमें अप्लाइड फोर्स कितना था कितना नहीं था इसकी कोई बात नहीं हम करते, किस डायरेक्शन में लगाया था इसकी कोई बात नहीं करते। तो इस स्टडी को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। बट व्हेन कॉज ऑफ मोशन विल बी टेकन इनटू अकाउंट, देन इट इज कॉल्ड डायनामिक्स, ओके। इसके बाद हम अगला आपके साथ डिस्कशन को हम जारी रखते हैं। उसके लिए मुझे नए पेज पर जाना पड़ेगा, ओके। सो अब हम बात करेंगे आपके साथ पोजीशन की और पाथ लेंथ की। पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। दिस इज पोजीशन। पहले हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन को हमें डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन, ऐसे लिखते हैं, in order to specify position। यदि हमने किसी चीज़ की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है कि आप इस दुनिया में कहाँ जैसे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। पहला है सेट ऑफ एक्सिस की, पहला पार्ट आ जाएगा सेट ऑफ एक्सिस, यस। दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा रेफरेंस पॉइंट, एक एक चीज़ का वर्णन आपके साथ किया जाएगा। दूसरा है रेफरेंस पॉइंट, ओके। और जो तीसरा होगा वो होगा क्लॉक, राइट। पहले हम सेट ऑफ एक्सिस को अब एक्सप्लेन करते हैं कि सेट ऑफ एक्सिस क्या चीज़ होती है, ओके।
सेट ऑफ एक्सिस का मतलब होता है, आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है कि ये होता है एक एक्सिस ऐसे, ये एक्सिस ऐसे, ये एक्सिस ऐसे, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ओके, इसको हम बोलेंगे बाई एक्सिस, और इसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ एक्सिस। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जहाँ ये तीनों ही एक्सिस मिलती हैं उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ओ इज़ द रेफरेंस पॉइंट जिसका नाम ओरिजिन भी है। सेट ऑफ एक्सिस क्या हुई? एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दोज आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इन तीनों के एंगल जो हम एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के होंगे, राइट। अच्छा बच्चों, यदि आपने किसी चीज़ की अपने पोजीशन लोकेट करनी है, मैं उदाहरण देता हूँ अब आपको कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके बाद हम क्लॉक की बात हम बाद में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इसके लिए हम एक आपको नए पेज पर ले चलते हैं कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ओके, सो सी इन दिस केस, आप देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है वो ऐसे चल रही है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ओके, सो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे? इसको हम 1 मार्क करते हैं, इसको 2 मार्क करते हैं, इसको 3 मार्क करते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो ये 1 मीटर आ जाएगा, ये 2, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इधर मीटर्स हैं, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। सो ना यू आर इन ए कार, ये कोई कार है और ये सीधा रोड पर जा रही है। 1-2 मीटर जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, इट्स कवरिंग द डिस्टेंस 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो यहाँ जाके यदि आप यहाँ आप उसको देखते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7, बाई एक्सिस की वैल्यू 0 और जेड एक्सिस की वैल्यू भी 0। सो ऑल दिस वैल्यूज विल बी 0, 7 0 0। अब देखो, यदि मान लो कि ये कार ऐसे नहीं चलती है, मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे आप ग्राउंड में कोई फुटबॉल खेल रहे हैं। अब उसमें मैं स्केल लगाता हूँ, जैसे ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ओके, ये हो गया बाई एक्सिस, राइट। अच्छा जी, अब इसको नंबर दे देते हैं, इसका वैल्यू 1 मीटर है और 2 मीटर, 3 मीटर, 1 2 3 4 5, here it is 1 2 3, right, and this is 4 if needful। अब आप सबसे पहले आप यहाँ हैं वॉलीबॉल के साथ या फुटबॉल के साथ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस की वैल्यू, इसको हम वैल्यू पता कैसे लिखते हैं? पहली वैल्यू एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू वाई की होगी। तो एक्स एक्सिस क्या होगा? जो एक्स एक्सिस होगी वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। तो यहाँ से बाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और जो दूसरा है ये वाला, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितना है, इसका वैल्यू भी 1 है, तो 1,1। तो आपने 1,1, ये इसका एड्रेस है। फिर आप थोड़ी देर के बाद आपका वॉली जो फुटबॉल है वो यहाँ पहुँच गया, ये ए पॉइंट है और उसके बाद आप यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब आप कहाँ हैं? तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी, आप हैं 4 कॉमा, बाई एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, राइट। सो इसको ये देखो, कार जब सिर्फ एक सीधी लाइन में चल रही थी तो 3 वैल्यूज हमारे पास होती हैं, एक एक्स होती है, एक बाई होती है और एक जेड होती है। तो इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस के नॉलेज से काम चल रहा था, बाई और जेड की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आप यहाँ ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने के बाद आपको कितने की ज़रूरत पड़ी कि आप पहले आपका फुटबॉल था 1,1 के ऊपर, फिर यहाँ आ गया, फिर यदि आपने किक मारा और आपका फुटबॉल जो है यहाँ पहुँच गया। मैं इसको इसको बी मार्क करता हूँ और इसको मैं कोई सी पॉइंट मार्क कर देता हूँ। सो वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। अब इसका ज़रा लोकेशन ढूंढिए कि इसका लोकेशन क्या होना चाहिए। आपने जो ग्राफ बनाया है 10th में, तो 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसको ढूंढिए जरा, इसका लोकेशन क्या होगा? पहली वैल्यू एक्स की होगी, दूसरी वैल्यू बाई की होगी। तो एक्स कितना होगा? दिस इज 6। तो बाई कितना होगा? दिस इज 2। 6 2 और जेड की ज़रूरत नहीं है, 6 2 एंड 0। So here you can 0 mark 0
एंड 1 1 एंड 0 ऑल्सो। आप समझ रहे हैं कि जब एक बॉडी लाइन में चलती है, जब वो लीनियर मोशन करती है, ड्यूरिंग लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन में क्या होता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसको ध्यान से देखें, जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही चले, वो बाई एक्सिस की ओर भी जा सकती है अकेली, और अकेली जेड एक्सिस की ओर भी जा सकती है। तो यदि वो एक बॉडी जो है वो सिर्फ बाई एक्सिस की ओर चलती है, मैं इसको उदाहरण को, द मोशन अलोंग बाई एक्सिस, मोशन ओनली अलोंग बाई एक्सिस, ओनली अलोंग बाई एक्सिस, यदि बॉडी का मोशन ओनली अलोंग बाई एक्सिस, तो उसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे ऐसे आपके पास सेट ऑफ एक्सिस हो गया, इसमें थोड़ा पेन से चलाना मुश्किल काम होता है, तो इसके लिए मुझे खेद है कि आपको ये चीज़ें में मुश्किल होगी थोड़ा सा, पर आप फिजिक्स समझने की कोशिश करें। एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। अब आप देखें कि जो बॉडी है वो शुरू में इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है, इसके जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, जैसे में ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये होंगे एक्स, बाई और जेड। सो ये अलोंग ओनली बाई एक्सिस है, तो इसमें एक्स की वैल्यू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस होता है वो तो जीरो है, जो एक्स की वैल्यू है, एक्स तो यहाँ है ना इधर की ओर, तो वो खुद बाई एक्सिस की ओर है, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। बाई एक्सिस में 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका वैल्यू 1 और जेड एक्सिस में तो है नहीं, तो ये 0 1 0 है। थोड़ी देर के बाद बॉडी यहाँ पहुँच जाती है, ए से लेके बी पॉइंट तक पहुँच जाती है, तो इसमें क्या होगा, अभी भी वो बाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और बाई का वैल्यू 4 हो जाएगा, जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो ये भी क्या है, लीनियर मोशन ही है। ओके, ऐसे ही एक बॉडी ओनली अलोंग जेड एक्सिस भी जा सकती है, राइट। एक अनदर मैं आपको एग्जांपल देना पसंद करूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब बॉडी एक प्लेन में मूव कर रही है। अ, इसको हम साफ ही करना पसंद करेंगे। वेल, इफ द बॉडी इज मूविंग इन ए प्लेन, यदि एक बॉडी प्लेन में मूव कर रही है और वो कुछ इस तरीके से है, उसका जो एक्स एक्सिस का, जो एक्सिस का नाम है कि ये मेरे पास बाई एक्सिस है, इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया, और इसको हमने जेड एक्सिस मार्क कर दिया। सो हाउ टू राइट इट। अब यदि बॉडी यहाँ है शुरू में, और उसके बाद बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है, ये कोई बस ट्रक कार कुछ भी हो सकता है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ इसके अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम ऐसा लिखते हैं ना कि हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स बाई जेड। अब यहाँ बाई की वैल्यू लिखेंगे और जेड की लिखेंगे, तो ये होगी 1 और ये 2, इसको हम लिखेंगे 0 और 2, और जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 3, इसके ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ओके, जब यहाँ पहुँच जाएगी बॉडी तो इसको कैसे लिखें, पहले एक्स की वैल्यू है तो एक्स 0 है, और बाई का वैल्यू क्या होगा, अब बाई में 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ये आ जाएगा 6, और जो जेड का वैल्यू है आ जाएगा 1 2 3, और ये 4 हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम किसी बॉडी का एड्रेस बनाते हैं। इसी तरीके से जब एक बॉडी स्पेस में होती है तो स्पेस में भी पहले हम एक्स एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर बाई की, और फिर वो स्पेस में, जैसे पेड़ में आम लटका हुआ है तो फिर आपको नीचे से जेड एक्सिस की ओर ऊपर जाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम किस तरीके से ढूंढते हैं। देखो, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे मार्क कर देता हूँ, और आप अपने कमरे में जहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि कमरे की जो ये दीवारें होती है ना, इस तरीके से, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, और इसको मैं बाई एक्सिस, चलो इसको मैं बाई एक्सिस मान लेता हूँ। ओके, और इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक कोई आम का पेड़ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक पेड़ बना देता हूँ कि ये एक पेड़ है, और अभी आम का सीज़न आने वाला है, तो मैं यहाँ इसको, यहाँ आम लगा देता हूँ, पर आप तोड़ के मत खा जाना। अब ये देखो, अब इस आम को ढूंढना हमने कहाँ है, तो आम को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे एक्स एक्सिस की ओर ऐसे करके। ओके, तो ये 1 पॉइंट हो गया,
फिर हम ऐसे ही जाएंगे बाई एक्सिस की ओर ऐसे करके, ओके। तो ये बाई एक्सिस की वैल्यू भी 1 होगी। फिर हम जाएंगे जेड एक्सिस की ओर, ऊपर की ओर यूं यूं करके, ओके। इसके कोऑर्डिनेट आर्म के क्या हो जाएंगे, 1 एक्स एक्सिस की वैल्यू, 1 बाई एक्सिस की वैल्यू और 1 जेड एक्सिस की वैल्यू। सो दिस इज द वे। यदि मान लो कि आपका आर्म और ऊंचा लगा हुआ है, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसी डायरेक्शन में ऊपर चले जाइए, एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, बाई की वैल्यू 1 रहेगी, पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, तो 1 1 4 हो जाएगी। आपने यहाँ सीखा क्या, अब वो है, हम कंक्लूजन निकालते हैं कि देखिए, जब एक बॉडी सिर्फ एक सीधी लाइन में चलती है, ओके, तो हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। देखो, जो मैंने सेट ऑफ एक्सिस की बात की, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब लीनियर मोशन में बॉडी होती है, व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन, आपको सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है और इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा केस, जब एक बॉडी ऐसे प्लेन में मूव करती है, जैसे आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं या सैर सपाटा करते हैं, तो इसके लिए ये क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन। इसको टू डायमेंशनल मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसको आपने एड्रेस करना है, इसका आपको ढूंढना है कि आप कहाँ हैं, तो उसके लिए आपको या तो एक्स बाई की ज़रूरत पड़ेगी, या तो एक्स बाई की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर बाई जेड की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जेड एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि आपको 3 एक्सिस में से किन्हीं 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़े एक पार्टिकल को लोकेट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। और तीसरा है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें डायग्राम कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि एक बॉडी जब स्पेस में कोई चीज़, जैसे जहाज उड़ रहा है, आपने उसको लोकेट करना है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स बाई जेड। तोता उड़ रहा है, ठीक है, तोता उड़ रहा है, या पेड़ पर आम लगा हुआ है, कमरे में आपका पंखा है, तो उसके पंखे की, तोते की जो पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े, लीनियर मोशन है, 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े, मोशन इन ए प्लेन है, और 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े तो मोशन इन ए स्पेस है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब हम आगे चलते हैं, सुनिए। अब हम आगे चलते हैं कि यदि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मींस सेट ऑफ एक्सिस है, इस तरीके से, ठीक है। इसके साथ यदि आप एक घड़ी जोड़ देते हैं, क्लॉक लगा देते हैं, इफ यू अटैच क्लॉक विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं यूं लिखता हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या चीजें आएंगी, एक्स बाई जेड एक्सिस, सेट ऑफ एक्सिस है ना, प्लस एक क्लॉक लगा दिया आपने, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, कि जब आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, साथ में आप उसमें घड़ी रख दें, समय की बात भी आप साथ साथ में करें, मतलब एक्स बाई जेड एक्सिस हो जाएंगी, और साथ में आप टाइम की बात भी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम एक नए पेज पर चलते हैं। सो वेल वी विल शिफ्ट नाउ हम डिस्कशंस टू द न्यू पेज। अब हमने बताना है कि जो बॉडी को हम रेस्ट और मोशन में कैसे डिफाइन करते हैं, कि रेस्ट एंड मोशन। अब हम मोशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पहले हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन यदि वो अपने आस पड़ोस के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को चेंज करती है। अब हम मज़ेदार आपको एक डेफिनेशन बता देंगे, कि अब हम मैथमेटिकल जैसी डेफिनेशन देंगे कि यदि एक बॉडी के कोऑर्डिनेट, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी, if the coordinates, coordinates क्या होंगे, x y या z की वैल्यूज चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, ओके, देन ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको। देन ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो बॉडी मोशन में होगी। देखो, आपके पास, आप यहाँ खड़े हैं, ओके,
आपके सामने एक और लड़का खड़ा है ऐसे। अब आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया। इसको मैं सबसे पहले आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। अच्छा, जैसे मान लो कि आप यहाँ खड़े हैं, राइट? आप यहाँ खड़े हैं, ओके, और एक दूसरा बच्चा यहाँ खड़ा है, ए और बी, राइट? ये एक वन डायमेंशनल मोशन है, तो इसमें ए आपसे दूर है, मैं इसमें आपकी जगह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट कर देता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये बाई एक्सिस हो जाएगी और ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ओके। अब बॉडी एक ही डायमेंशन में सीधी लाइन में जा रही है, तो बाई और जेड की वैल्यू जीरो होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे 8.1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसके कोऑर्डिनेट इस टाइम हो जाएंगे 8, बाई की वैल्यू जीरो, जेड की वैल्यू जीरो। थोड़ी देर के बाद ये भाई साहब यहाँ से इधर को चले जाते हैं, ठीक है, मिठाई खाने के लिए सी पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। तो ये 8 हो गए, ये 9 10 11, ये 12 हो जाएंगे। अब आपने क्या देखा, अब वैल्यू होगी 1200। आप क्या देख रहे हो, घड़ी तो में तो टाइम लगातार बदलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं। जब आपने इसको देखना शुरू किया तो उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज क्या थी, 800। थोड़े टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद, उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 1200। अब आपने देखा कि जब उस किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट की वैल्यू समय के साथ बदलती है, तो हमें कह देते हैं कि बॉडी जो है वो मोशन में। अब आपने ऐसी डेफिनेशन बतानी है। क्लियर होगी बात? जैसे मैं एक और उदाहरण आपको अच्छा दे देता हूँ कि जैसे इसमें मुझे थोड़ा पेज आपको बदलना पड़ेगा। चलो, अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा ऐसे खेल रहा है, फुटबॉल ही खिलाते हैं आज आपको, क्योंकि इसमें खर्चा कम होता है। अच्छा देखो, एक बच्चा है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए कि वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये आ गया एक्स एक्सिस, ओके, और ये आ गया वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, एक बच्चा शुरू में यहाँ है, इसका एड्रेस लिखो। इसका एड्रेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। So it is 1, it is 2, it is 3, it is 4, राइट। यहाँ ए पॉइंट पर आप बच्चा एक फुटबॉल के साथ है, तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 2। थोड़े टाइम के बाद वो किक मारता है और आप अपना जो फुटबॉल है यहाँ ले जाता है, इस पॉइंट के ऊपर। ये मार्क कर देते हैं हम इस पॉइंट को, और इसको हम बी बोल देते हैं। इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 और वाई एक्सिस की वैल्यू 4। आपने क्या देखा, समय के साथ उसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो 2 2 से क्या हो गई, 5 और 4। अब आपको डेफिनेशन बड़े आराम से समझ आएगी कि यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम तब मोशन में कहेंगे यदि उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो चेंज होते हैं, इफ देर इज चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, ओके। समय के साथ यदि उसके कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो हम उस बॉडी को मोशन में बोलेंगे। अच्छा सुनिए, अब आपको बड़ा उदाहरण आराम से समझ आ जाएगा कि एक बॉडी रेस्ट में कब होती है। तो अब अगला सवाल कि वो मूव नहीं करती है। पहले हमने आपको डेफिनेशन क्या दिया था कि आप ऐसा करिए, यदि एक बॉडी अपने आस पड़ोस के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है तो वो रेस्ट में है। अब देखो जरा, आपने क्या किया कि एक कार है, आप घड़ी पहन के खड़े हो गए और सीधी सीधी सड़क है, आप यहाँ खड़े हैं, ओरिजिन होगा वो, जहाँ एक्स वाई और जेड एक्सिस मिलते हैं उसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। ये बात भी आपको रिवाइज हो जाएगी। मैं इसको एक्स एक्सिस लिख देता हूँ, इसको वाई एक्सिस लिख देता हूँ और इसको जेड एक्सिस लिख देता हूँ, ओके। अब एक आप घड़ी पहन के यहाँ खड़े हैं और टाइम है 12 बजे, 1 बजे, 1 PM पर आप यहाँ हैं, राइट। और एक कार आपने देखी, पुलिस वाले बताऊँ, एक कार है यहाँ,
तो इस कार के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। यहाँ जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है। आपने टाइम नोट किया, आपने देखा कि कार पॉइंट ए के ऊपर है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 400, क्योंकि वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर है। आप 2 घंटा उसको देखते रहे। 2 घंटे के बाद आपने क्या देखा? कार वहीं की वहीं है। तो उसके आफ्टर सम टाइम टी, कुछ समय के बाद आफ्टर 2 आवर्स उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? सिर्फ 400। अब यदि उस कार के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू समय के साथ नहीं बदली, हम बोलेंगे कि कार रेस्ट में है। तो अब आपको डिफाइन करना शायद बहुत सुंदर लगा होगा। यदि कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलते हैं तो बॉडी मोशन में होती है, और यदि नहीं बदलते हैं तो बॉडी रेस्ट में होती है। तो ये डेफिनेशन आपको समझनी है। अब आपको 1, 2 और 3 डायमेंशंस के बारे में भी पता चल गया और रेस्ट और मोशन के बारे में पता चल गया। अब हम आपके साथ एक सवाल करते हैं, पर हम इसके लिए पहले नए पेज पर चलेंगे और फिर हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि रेस्ट और मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, हम उसको दोबारा फिर समझा देंगे। पहले तो आपको समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हालांकि मैंने इसके साथ इसके बारे में बात कर दी, पर दोबारा बात करने में कोई हर्ज नहीं है, बच्चे सीख जाएंगे। हमारे पास यदि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं? जब हमारे पास जो 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कहीं जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और कुल मिला के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, राइट। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ यदि आप एक क्लॉक फिट कर देते हैं, राइट, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं आपके साथ एक सवाल करता हूं जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्ट ऑफन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एक्सप्लेन। ये सवाल है, इसके बारे में आपने सीखना है। देखो, ये बड़े मज़ेदार तरीके से आप इसको समझ भी जाएंगे। और हमने आपको बताया कि जो रेस्ट का डेफिनेशन क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ना बदले तो बॉडी रेस्ट में है, यदि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू समय के साथ बदले तो वो मोशन में है। अब उदाहरण लेते हैं एक। देखो, आज हम आपको कार की सैर कराएंगे और आपसे किराया नहीं लेंगे। ये देखिए ज़रा, ये आपके पास एक कार है, ओके, एंड यू आर सिटिंग इन दिस कार, यू आर नॉट सिटिंग इन दिस कार। पहले आपको कार में सीधा नहीं बिठा देंगे। इस कार में एक ड्राइवर बैठा है, राइट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ड्राइवर। आप ग्राउंड पर हैं, यहाँ आप उस कार को देख रहे हैं और कार ऐसे चल रही है। अब आपने क्या किया? आपने ऐसा किया कि आपने ग्राउंड से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिट कर दिया, ऐसे करके, जहां आप खड़े थे, राइट। तो ये होगी इसकी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस और ये होगी जेड एक्सिस, ठीक है। ये ड्राइवर की पोजीशन, मैं इसको यहाँ इसकी पोजीशन ले लेता हूँ। सो इस स्टेज पर जो जो कार के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, उनको लिखिए। पहली वैल्यू एक्स की होगी और दूसरी वैल्यू वाई की होगी, क्योंकि वो प्लेन में मूव कर रही है, तो जेड एक्सिस 0 होगा। सो इसको जेड एक्सिस लेते हैं, तो इसको जेड एक्सिस लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, राइट। सो ये वाला जो वैल्यू होगा वो वाई का होगा, ऐसे ले लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, राइट। सो अब आपके पास क्या हो जाएगा कि इस पोजीशन ए के ऊपर जो कार के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं लिख लेता हूँ इसको 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। और वाई एक्सिस में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3,3 होंगे। 2 डायमेंशन में हम जेड की वैल्यू को 0 लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे। अब आप यही इसी ग्राउंड पर खड़े हैं, घड़ी भी हाथ में पहनी हुई है, कार चल रही है ऐसे, ओके। थोड़ी देर के बाद यही कार
आपको यहीं छोड़ के, उदास छोड़ के यहाँ पहुँच जाती है। आप देखते रह जाते हैं मन महसूस के, कब मैं इस कार में बैठूंगा और ए से लेके बी पर पहुंचूंगा, पर ड्राइवर आपको बैठाता नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद आपकी कार यहाँ पहुंच जाती है। आप ज़रा गौर से देखो, सीधी लाइन में जा रही है वो कार, और आप क्या देख रहे हैं, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब कार के सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 11 उसी लाइन में जा रही है, तो बाई एक्सिस का वैल्यू तो बदलेगा नहीं, तो यह आ जाएगा 11, 3 और 11, 3, और जेड एक्सिस 0 ही रहेगा। आपने क्या देखा, यदि आप ग्राउंड पर हैं और यहाँ से आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिट किया है, तीनों एक्सिस आपने जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनको फिट करके यहाँ से इतने दूर खड़े होके जो पोजीशन है उसको लोकेट किया। समय के साथ आपने क्या देखा कि जो कोऑर्डिनेट पहले 3,3 थे, अब बदल के वो 11,3 हो गए। तो आप फिर अपनी बात पर चलिए, जब कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू समय के साथ बदलती है तो वो बॉडी मोशन में होती है। ओके, तो वो मोशन में होती है। अब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वेल, दूसरा केस हम लेते हैं कि यदि अब आपका जो ड्राइवर है ना, आपके ड्राइवर ने देखा कि मारा तो मुन्नू उदास हो गया, तो उसने आपको बोला कि मुन्नू इधर आ जाओ। तो फिर वो बुलाता है आपको ड्राइवर, और आपको वो अपनी कार में बिठा लेता है। ओके, और आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अभी बताया नहीं कि किराया लगेगा कि नहीं, तो आप इसके बीच में बैठ गए। अब ये कार, ये ड्राइवर है और यहाँ आप बैठे हैं दूसरी सीट के ऊपर। फिर आपके पास वो सेट ऑफ एक्सिस आपके पास है, ये देखो तीनों ही एक्सिस जो हैं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपके पास है। ओके, एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पर अब आप इन एक्सिस को लेकर हैं कहाँ, यू आर नॉट नाउ ऑन द ग्राउंड। अब आप ड्राइवर के पड़ोस में बैठे हैं। इस सेट ऑफ एक्सिस को, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, कोऑर्डिनेट सिस्टम साथ में क्लॉक, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके कहाँ बैठे हैं, ड्राइवर के साथ। अब फॉर एग्जांपल कि इसमें आपके कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है, मैं इसमें लिख देता हूँ 1,1, जेड एक्सिस को 0 मान लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि कार आपकी यहाँ पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद कार आपकी यहाँ पहुंच जाती है, पर आप तो फिर भी ड्राइवर के पास उतनी दूर बैठे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी फिर दोबारा 1,1,0 ही है। आपने क्या देखा, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कार में है, ड्राइवर जितना दूर जा रहा है आप भी तो ड्राइवर के पड़ोस में ही है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार जो एक्स बाई जेड एक्सिस की वैल्यू नहीं बदल रही है। तो जब आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, ओके, तो बॉडी रेस्ट में होती है। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। तो जब कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज ना हो तो बॉडी रेस्ट में होती है, जब कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो तो बॉडी मोशन में होती है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है जब आप ग्राउंड में होते हैं तो बस यदि जा रही है उसके बीच में सवारियाँ बैठी हैं, आपको लगता है कि बस जा रही है, पर जब आप यदि खुद बस में बैठ जाएं तो आपके लिए वो सवारियाँ रेस्ट में हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चलती हुई चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि वो सबके लिए चल रही है, या जो चीज़ रुकी हुई है वो सबके लिए रुकी है। इस बात पर निर्भर नहीं करता, निर्भर ये करता है कि देखने वाले का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ है। यदि ग्राउंड में है तो आपको चीज़ें चलती हुई नजर आएंगी, यदि वो मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है तो आपको वो चीज़ रेस्ट में नजर आएगी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि जो रेस्ट और मोशन है दोनों रिलेटिव टर्म्स है। ओके, वन थिंग दैट इज इन रेस्ट could be in motion for someone else, and something that is in motion could be in the state of rest for someone else. Okay, अब इस उम्मीद के साथ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी, और यदि समझ नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नए पेज पर चल के आपको एक नई चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ जिसका नाम है पाथ लेंथ। ओके, सो पाथ लेंथ को बताने के लिए हम आपको
यहाँ बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ले चलते हैं। यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि पाथ लेंथ क्या होती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द टर्म पाथ लेंथ, राइट। सो जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ को समझने के लिए आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल देखिए, पाथ लेंथ है कि कंसीडर करिए कि आप इस मोशन ऑफ ए कार, वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन ऑफ ए कार। एनसीईआरटी बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द कंट्री। मोशन ऑफ ए कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब आप क्या चूज कर रहे हैं, इसमें आपको ये समझना है कि यदि मैं ऐसे एक फ्रेम लगाता हूँ, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि यदि ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो बच्चों जो राइट ऑफ द एक्सिस होता है, ओरिजिन होता है, उसको हम उस वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, और जो लेफ्ट ऑफ ओरिजिन होता है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक कार यदि फॉर एग्जांपल ओरिजिन से चलती है, तो शुरू में वो पी पॉइंट तक पहुंच जाती है, इट रीच टू पॉइंट पी। अब देखो जरा, इसके ये जो यूनिट है वो राइट टू द ओरिजिन है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और वो मैं मान लेता हूँ कि जो ओ पी जो है वो 360 मीटर है, 360 मीटर। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, पी से लेके क्यू तक आ जाएगा वो, एंड देन इट विल मूव फ्रॉम पी टू क्यू। सो पी से लेके जो क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 360 माइनस 240, सो दिस इज 120 मीटर। ओके, तो जो टोटल पाथ कवर्ड बाय द कार कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड इज इक्वल टू 360 मीटर प्लस 120 मीटर, सो दिस इज 480 मीटर, राइट। तो जो पाथ लेंथ होती है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है, और वो जुड़ता चला जाएगा। इसका साइन जो है वो यहाँ से डिसाइड होगा, इसके बारे में हम आगे फिर बात करेंगे। तो पाथ लेंथ जो होता है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इसको पैरे को आप पढ़ें कि पाथ लेंथ जो एक है स्केलर क्वांटिटी होती है, और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिन विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट of path length, and with this I'm going to end up this video and get ready for the another video by the next day. Thank you.